प्रिय पाठकों, आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के समक्ष नागार्जुन जी द्वारा रचित कविता शासक की बंदूक लेकर प्रस्तुत हुआ। तो आइए कविता की ओर अग्रसर होने से पहले कवि एवं कविता से जुड़ी चंद बातों को जान लेते हैं। जन कवि नागार्जुन जी हिंदी और मैथिली के अप्रतिम लेखक और कवि थे। उनका अपना नाम वैद्यनाथ मिश्र था, परंतु हिंदी साहित्य में उन्होंने नागार्जुन तथा मैथिली में यात्री उपनाम से रचनाएं की। इनकी यह कविता शासक की बंदूक 1975 ईस्वी तक के आपातकाल के दिनों की है। यह वर्णित आपातकाल इतिहास का केवल एक कालखंड ही नहीं, बल्कि यह बेशर्मी और खुदगर्जी भरे लोकतांत्रिक सत्ता के अधोपतन का एक दस्तावेज भी है। नागार्जुन जी ने इस कविता को 5 दोहों के रूप में प्रस्तुत किया है, जिसमें निरीह और निहत्थी प्रजा पर शासक के बल प्रयोग का वर्णन किया गया है। इस प्रकार से शासक के अत्याचार को रेखांकित करने वाली यह कविता नागार्जुन जी के शासन के प्रति असंतोष को प्रकट करती है। भूख से व्याकुल कंकाल मात्र शेष प्रजा शासक के प्रति अपना विरोध प्रकट करते हैं तो शासक के सैनिक उन पर गोली चला देते हैं। इस प्रकार नागार्जुन जी की दृष्टि में भारत में शासन करने वालों का घमंड हिटलर के समान हो गया है। तो आइए कविता की ओर अग्रसर होने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि मेरे इस चैनल को आप लोग कृपया लाइक एवं सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले दिनों में भी आप लोगों की सेवा यूं ही करता रहूं। कविता में आए हुए कुछ कठिन शब्दों को मैंने लाल रंग से दर्शाया है एवं उनके अर्थों को ठीक नीचे नीले रंग से दर्शाया। तो आइए कविता के पाठन एवं व्याख्यान की ओर बढ़ते हैं। खरी हो गई चाप कर कंकालों की हुक, नभ में विपुल विराट सी शासक की बंदूक। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। व्याख्या से पहले प्रसंग को जान लेना बहुत जरूरी है। प्रस्तुत पंक्तियां जनकवि नागार्जुन जी की कविता शासक की बंदूक नामक कविता से लिया गया है। इन पंक्तियों में नागार्जुन जी ने बंदूक के माध्यम से शासक के अत्याचारों का वर्णन किया है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। यह नागार्जुन जी कहते हैं कि देश के प्रजाजन बहुत दिनों से भूखे रहने के कारण कंकाल मात्र शेष रह गए हैं एवं हुक लगाते हुए अर्थात रोते हुए शासक के खिलाफ अब जनता खड़े हो गए हैं। पर उस समय शासक के सिपाहियों ने के हाथों में थमी बंदूक आकाश में अत्यधिक विशाल जान पड़ती है। यह नागार्जुन जी द्वारा कहे गए कंकाल शब्द यह संकेत करता है कि शासक द्वारा किए गए अत्याचार से प्रजा के शरीर पर मांस शेष नहीं रह गए हैं। उनका पूरा शरीर जैसे हड्डियों का ढांचा बनकर रह गया है। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियों में दोहा, छंद तथा खड़ी बोली के साथ साथ अनुप्रास तथा उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। उस हिटलरी गुमान पर सभी रहे हैं थूक, जिसमें कानी हो गई शासक की बंदूक। तो आइए प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में शासक की अदूरदर्शिता को स्पष्ट किया गया है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं।
प्रस्तुत पंक्तियों में नागार्जुन जी कहते हैं कि देश की शासन ने तानाशाह बनकर हिटलर के समान जो घमंड किया है, उस पर देश के सभी जन घृणा करते हुए उन पर थूक रहे हैं। इस कारण शासक का बल काना अर्थात शासक दोषपूर्ण हो गया है। नागार्जुन जी के कहने का तात्पर्य है कि शासक के गलत एवं दोषपूर्ण नीति के कारण देश की जनता उन पर अब थूक रहे हैं। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ सरल खड़ी बोली के साथ साथ लुप्तोपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। बढ़ी बधिरता 10 गुनी, बने विनोबा मूक, धन्य धन्य वह शासक की बंदूक। तो आइए प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में जनकवि नागार्जुन जी के शासक द्वारा आपातकाल लगाने पर विनोबा भावे द्वारा विरोध न करने की अनुचित बताया है। तो आइए व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में नागार्जुन जी कहते हैं कि इस आपातकालीन परिस्थिति में विनोबा भावे का बहरापन जैसे 10 गुना बढ़ गया है। यहां प्रजाजन जो इस आपातकाल का विरोध कर रहे हैं, वहां विनोबा भावे जी को सुनाई नहीं दे रहा है। इसी कारण वे चुप हैं। और उधर शासक की सैनिक शक्ति बार बार जनता को दबाने में खुद को धन्य प्रतीत करती है। अर्थात विनोबा जी पर व्यंग करते हुए नागार्जुन जी कहते हैं कि जनता की आवाज को दबाने के लिए शासक की शक्ति बार बार जीत रही है, लोगों पर अत्याचार हो रही है और विनोबा जी इसका विरोध तक नहीं कर रहे हैं। वे आखिर चुप क्यों है? इन पंक्तियों में अगर विशेष की बात करें तो यहां अनुप्रास तथा विवसा अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। सत्य स्वयं घायल हुआ, गई अहिंसा चूक, जहां तहां दगने लगी शासक की बंदूक। तो आइए प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। इन पंक्तियों में शासक द्वारा बल प्रयोग करके सत्य को चुप कराने और अहिंसा का पालन न करने पर व्यंग किया गया है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या की ओर बढ़ते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में नागार्जुन जी कहते हैं कि यह सत्य भी शासक के बल प्रयोग से घायल हो गया है। आपातकालीन हिंसा को दबाने के लिए शासक ने बल प्रयोग करके अर्थात हिंसक होकर जनता पर गोलियां चला रही है। अर्थात शासक के गलत नीति ने सत्य को घायल कर दिया है। आपातकाल में जो हिंसा हुई उसे दबाने के लिए सरकार ने अहिंसक नीति का पालन नहीं कर पाई है, जिससे अनेक स्थानों पर जनता को डराने के लिए शासक की बंदूक चलने लगी है। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ अनुप्रास तथा मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है। तो आइए अगली पंक्ति की ओर बढ़ते हैं। जली ठूंठ पर बैठकर गई कोकिलिया कूक, बाल का न बांका कर सकी शासक की बंदूक। तो आइए पंक्तियों के प्रसंग की ओर बढ़ते हैं। नागार्जुन जी ने इन पंक्तियों में आपातकाल का समर्थन करने वाली शासक पर व्यंग किया है। तो आइए पंक्तियों की व्याख्या करते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों नागार्जुन जी कहते हैं कि साधारणतः कोयल वसंत ऋतु में हरे भरे और बौर वाले
आम के पेड़ पर बैठकर कूकती है। परंतु तत्कालिक शासक के द्वारा आपातकाल लगाने पर देश की दशा जले हुए ठूंठ अर्थात जली हुई पेड़ के धड़ के समान हो गई है, जिस पर तात्कालिक शासक बैठकर कूक रही है, अर्थात शमशान में तब्दील हो चुके इस देश पर शासन करती हुई शासक कोयल की तरह कूक रही है। फिर भी शासक की बंदूक अर्थात शक्ति इस देश की प्रजा का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकी है। इन पंक्तियों में अगर हम विशेष की बात करें तो यहाँ दोहा, छंद के साथ साथ अनुप्रास अलंकार का भी प्रयोग हुआ है। इस प्रकार मैं अंततः यही कहना चाहूंगा कि जनकवि नागार्जुन जी ने पराधीनता के समय के सरकार पर व्यंग्य करते हुए जनता के दुख दर्द को हम सभी के समक्ष प्रस्तुत किया है। इस कविता के अंतिम पंक्तियों में से यही पता चलता है कि शासक जितनी भी शक्तिशाली क्यों ना हो, एक ना एक दिन उसे जनता के सामने झुककर आना ही पड़ता है, चाहे वह कितनी भी शक्तिशाली शासक क्यों ना हो। इस प्रकार मैं आशा करता हूं कि मेरा यह आज का व्याख्यान आप लोगों के लिए सार्थक सिद्ध हो, एवं आप लोगों से प्रार्थना है कि कृपया आप लोग मेरे इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।